हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो फाइनली इंडिया और चाइना ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन खत्म करने का फैसला लिया है। चीन ने 3 जगहों से अपनी सेना पीछे हटा ली है। चीनी सेना यानी PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जिसे कहते हैं, वो 2 किलोमीटर पीछे हट गई है गलवान वैली में, और दूसरी जगहों से अपने टेंट वगैरह हटा लिए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। चीन ने ऑफिशियली ये कहा है कि वो क्षेत्र में शांति के लिए पीछे हट रहा है और कुछ नहीं ऐसा नहीं करेगा जिससे गलवान जैसा विवाद फिर से हो। इंडिया ने भी ऑफिशियली ये कह दिया है कि दोनों देश शांति चाहते हैं, और ये सब हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स की वजह से। इंडिया की ओर से NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल और चीन की ओर से वहाँ के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी दोनों ने बातचीत की, टेलीफोनिक टॉक की, लंबी टॉक की, और ये 5 जुलाई को बातचीत हुई है। उसी के बाद ये नतीजा निकला है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, बातचीत क्या हुई, सीमा पर क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक बात। बहुत सारे तथ्य हैं कि किन जगहों पर टेंशन था, इंडिया के तीखे तेवर कैसे रहे, ट्रेड और आर्मी दोनों लहजों से क्या तीखा तेवर इंडिया ने दिखाया, रूस की क्या इन्वॉल्वमेंट रही, अमेरिकी फ़ौज की क्या इन्वॉल्वमेंट रही, साउथ चाइना सी में और एशिया में ज़बरदस्त तैनाती हो गई उसकी। ओके, तो इन सब पर बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। हमने सोचा कि इस पर काफ़ी अच्छा खासा वीडियो बन सकता है, करेंट अफेयर्स जो डेली आता है उससे अलग, तो हमने ये तैयार किया है। ओके, एक और बात हुई कि गलवान घाटी को बफर जोन बनाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है। LAC जो है इंडियन कंट्रोल एरिया और चाइनीज कंट्रोल एरिया को अलग अलग करता है। ओके, भारत जो है LAC को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 3488 किलोमीटर मानता है, जबकि चीन लगभग 2000 किलोमीटर मानता है। काफ़ी डिफरेंस है। ओके, 3 पार्ट में ही ये, पहला है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पूरा इलाका है, दूसरा है सिक्किम और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो अब वर्ल्ड मैप में आपको दिखाते हैं कि टेंशन कहाँ पर था, कैसे था, क्या हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं लद्दाख में। आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, वहाँ से लद्दाख चलते हैं, वहाँ गलवान घाटी चलते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन था, आप देख रहे हो। और 15 जून की रात को खूनी झड़प हुई थी जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तो ये रही गलवान वैली, और ये जो है रिवर है, गलवान रिवर कहते हैं, जो चीन की ओर से आती है और आगे जाकर कुछ किलोमीटर आगे जाकर श्योक रिवर में मिल जाती है। श्योक रिवर का उस तरफ का हिस्सा जो है वो पूरा इंडियन टेरिटरी में आता है, इंडियन इलाके में आता है। ओके, तो आप देख रहे हो इसमें LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यहाँ से गुजरती है, ऐसा बताया जाता है। इसके एक तरफ इंडिया का कंट्रोल है और दूसरी तरफ चीन का कंट्रोल है। ओके, तो इंडियन कंट्रोल से काफ़ी पहले ही श्योक रिवर के पास में ITBP का कैंप है, जहाँ से ITBP LAC पर निगरानी करती है, साथ में इंडियन आर्मी भी यहाँ पर तैनात रहती है। और यहीं पर लेह दौलत बेग ओल्डी रोड भी है। ओके, जो कि स्ट्रेटजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका निर्माण जो है लगभग पूरा हुआ है। और दूसरी ओर जो है LAC से कुछ किलोमीटर आगे चाइनीज आर्मी का कैंप है। ओके, दोनों तरफ कैंप है। तो क्या हुआ था, चीनी फौज मई महीने में LAC पर आ गई थी इस तरफ, और मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि वो इंडियन टेरिटरी में थी, इंडियन इलाके में थी। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडियन इलाके में कोई नहीं घुसा था, यानी चीन नहीं घुसा था। तो यहीं पर चीन ने अपने टेंट और आर्मी तैनात कर दिए गए थे। आमतौर पर यह होता है कि इंडिया और चाइना की फ़ौज जो है पेट्रोलिंग करती है, निगरानी करने निकलती है, और जब भी आमना सामना होता है LAC पर तो एक दूसरे को झंडा दिखाकर वापस लौट जाती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जून 2020 में चीन जो है LAC पर इंडियन टेरिटरी में आकर बैठ गया, इंडियन इलाके में। अब इंडिया के सामने ये दिक्कत थी कि चूँकि यहाँ पर ऊंची पहाड़ी है और इसकी जो ढलान है वो करीब 80 डिग्री पर है, मतलब सीधी खड़ी ढलान है। अगर कोई फ़ौज ऊपर खड़ी हो गई तो इंडिया के ITBP कैंप और लेह दौलत बेग ओल्डी रोड पर चीन की सीधी नज़र रहेगी। ऐसे में ये कैंप और रोड जो है वो खतरे में आ सकता है। तो ये है गलवान वैली, और यहीं पर चीनी आर्मी आकर वहाँ बैठ गई थी। ओके, और पहले बातचीत हुई, टॉक्स हुई इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, और इसमें तय हुआ कि डी-एस्केलेशन होगा, यानी दोनों सेनाएं जो है वो पीछे हटेंगी। और जब इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी ये देखने गई कि क्या चीनी फ़ौज जो है पीछे हट गई है,
तब चाइनीज आर्मी ने धोखे से हमला कर दिया था। दोनों तरफ से खूनी झड़प हुई थी और हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं पर गलवान रिवर में बहुत सारे सैनिक गिर गए थे और ठंड की वजह से, बेहद ठंड की वजह से, -डिग्री होता है तो उसकी वजह से मौत भी हो गई थी और कुछ चोटें आई थी, उससे मौत हुई थी। हालांकि चीन ने अपने मौत के आंकड़े का खुलासा नहीं किया कि वहाँ उसके कितने लोग मारे गए थे। बाद में टेंशन और बढ़ गया और कई सैटेलाइट इमेज आई जिसमें चीनी फौज के टेंट और बुलडोजर और फौज के कैंप वहाँ पर दिखने लगे। आप मेरे बगल में फोटोग्राफ देख रहे हो। तो यहीं से चीनी फौज जो है वो 2 किलोमीटर पीछे हटी है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी टेंशन की कौन सी जगह है? पेंगोंग सी लेक। ओके, वहाँ पर पेंगोंग सी लेक के किनारे पर टेंशन चल रहा था। वहाँ पर फिंगर एरिया है, 1 से लेकर 8 तक है, आप देख रहे हो। दरअसल पहाड़ वहाँ पर कुछ इस तरह है कि फिंगर का शेप बनता है, जैसे ये बंद मुट्ठी है, इस तरह से जो ऊपर के फिंगर हैं इस तरह से वो बनता है। तो इंडिया का मानना है कि LAC जो है वो फिंगर 8 से गुजरता है। ओके, और इंडिया वहाँ तक पेट्रोलिंग करता रहा है, जबकि चीन का ये दावा है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 2 से गुजरता है, कुछ आगे, काफ़ी आगे। तो ये जो है टेंशन रहता है, सालों से ये रहा है। और आपको बता दूं कि फिंगर 3 पर बीच में, फिंगर 3 से थोड़ा सा आगे वहाँ पर ITBP का एक कैंप है, वहाँ पर इंडियन आर्मी भी तैनात रहती है। तो चाइनीज़ आर्मी इसी के पास तक चली आई और पिछले महीने यहाँ पर हिंसक झड़प हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे जवान जो है घायल हुए थे। इसके बाद क्या हुआ? फिंगर 4 पर चाइनीज़ आर्मी ने टेंट लगा। मतलब कि अगर इंडियन LAC को देखें तो 8 किलोमीटर अंदर। तो द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ताज़ा अपडेट है कि यहाँ से भी चाइनीज़ जो आर्मी है उसने अपने टेंट हटा लिए हैं। तीसरा टेंशन का इलाका कौन सा था? हॉट स्प्रिंग गोगरा। तो वहाँ भी आपको ले चलते हैं। देखिए, यहाँ पर ITBP का कैंप है, आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, अमर शहीद लिखा हुआ है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी सेना इसके नज़दीक आ गई थी, कुछ किलोमीटर दूरी पर थी और यहाँ से भी चीनी सेना ने अपने टेंट हटा लिए हैं। अब बचा चौथा इलाका जो कि डेप्सांग प्लेन्स है। ओके, तो हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ये तय हुआ है कि यहाँ से भी चीनी सेना पीछे हटेगी, पहले उन तीनों जगहों को क्लियर कर लिया जाए उसके बाद। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि क्या टेंशन था और किस जगह पर टेंशन था। तो अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाने का फैसला ले लिया। देखिए, इसकी एक वजह नहीं है, कई सारी वजह हैं। जैसे भारत की ओर से लद्दाख में मिलिट्री बिल्डअप, 30,000 से ज़्यादा फौज वहाँ पर तैनात कर दिया था इंडिया ने। 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाकर ट्रेड वॉर जैसी स्थिति लाना। अगला पॉइंट है पर्दे के पीछे रूस की भूमिका। एशिया में बड़ी संख्या में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती, साउथ चाइना सी में चाइनीज़ इलाके में अमेरिकी सेना और एयरफोर्स नेवी उसका ज़बरदस्त गश्त करना, और सबसे महत्वपूर्ण इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मीटिंग जिसमें अजित डोभाल की भूमिका रही। तो इन सब को एक एक करके आपको डिफाइन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके UPSC हो या स्टेट PSC हो या तमाम कोई भी एग्जामिनेशन हो, उन सब में काम आएगा। और एक बात और बता दूं कि इसका डिटेल PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। ये पूरा आर्टिकल है और इसको आप हमेशा के लिए आपके लिए ये हो जाएगा। ओके, तो इन सबको बताते हैं आपको। देखिए, भारत की ओर से जो लद्दाख में मिलिट्री बिल्डअप बहुत ज़बरदस्त किया गया था। देखिए, पहले तो मिलिट्री कमांडर लेवल पर जो टॉक्स चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में गलवान घाटी में, लेकिन ये बात हो गई कि डिस्कलेशन होगा। डिसीजन तो हो रहे थे कि दोनों सेनाएं थोड़ी थोड़ी पीछे हटेंगी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार जो है, जो चीन का माउथपीस कहा जाता है, उसने बार बार ये धमकी दी ग्लोबल टाइम्स में ये छाप कर कि वो युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कई बार ऐसे बयान दिए जो कि बहुत धमकी भरे थे। तो इधर से इंडिया ने लद्दाख में 30,000 सैनिक तैनात कर दिए। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल जो है उसको तैनात कर दिया। रूस से 33 फाइटर जेट जिसमें सुखोई 30 MKI और MiG-29 है, उसके अलावा कई और मिसाइल है, इंडिया ने ऑर्डर दे दिए खरीदने के लिए। इसके लिए 38,900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलॉट भी कर दिए। उधर फ्रांस से जो राफेल फाइटर जेट आने थे उसके भी जल्दी लाने की तैयारी हो गई और ये तय हो गया कि जुलाई के आखिरी एंड तक ये फाइटर प्लेन आ जाएंगे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख गए और वहाँ पर मिलिट्री बेस जो नीमू था वहाँ पर सोल्जर्स को संबोधित किया और बातचीत की। तो इससे बहुत बड़ा एक तरह से मैसेज गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाकर ट्रेड वार की स्थिति लाना। देखिए, गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान जब शहीद हो गए उसके बाद भारत भर में चीन के खिलाफ गुस्सा भड़क गया और बायकॉट चाइना मुहिम शुरू हो गई। वैसे चीन हमारी ज़रूरत के अधिकतर सामान में घुसा हुआ है, लेकिन लोगों ने चीनी सामान को खरीदना कम कर दिया। जितनी भी कोशिश हुई कि कम से कम खरीदे और यूज़ कम से कम करे। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप पर बैन लगा दिया। समुद्री पोर्ट पर चीनी सामानों की इतनी गहन तलाशी ली जाने लगी कि वहीं पर सामान रुक गया, चाइना का सामान पोर्ट पे ही फंस गया। और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट थे जो चीनी कंपनियों को मिले थे उसके टेंडर रद्द कर दिए गए। ओके, जैसे आपको उदाहरण दूँ कि एक्सप्रेसवे का टनल बनना था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रद्द कर दिया। पटना में गंगा पर ब्रिज बनाने का काम था जो चाइनीज़ कंपनी को मिला था, मतलब पार्टनर में चाइनीज़ कंपनियां भी थी, तो वो भी कैंसिल कर दिया गया टेंडर। महाराष्ट्र में इंडस्ट्री लगाने का जो MOU साइन हुआ था इंडस्ट्री लगाने का, उसको भी रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए चीनी कंपनी के साथ करार जो किया हुआ था उसको भी ख़त्म कर दिया। इंडियन रेलवे ने चीन की कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। फ्रेट कॉरिडोर में सिग्नल लगाने का काम था। तो इंडिया की तरफ से एक तरफा ट्रेड वॉर की स्थिति हो गई। हालांकि कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि इससे चीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके ग्लोबल एक्सपोर्ट का मात्र 3% ही इंडिया में सप्लाई होता है। लेकिन आप समझिए कि ऐसा वक्त है जब कोविड-19 है और पूरी दुनिया में डिमांड घट गई है। चीन में फैक्ट्रियां जो हैं एक तरह से बहुत कम चल रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, करोड़ों मजदूर वहां के बेरोजगार हो गए हैं। तब ये 3% जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत मायने रखता है। और ये एक्सपोर्ट 3% ही है। इसके अलावा जो वहाँ की कंपनियों को जो ठेका मिला था इंडिया में जो बिजनेस कर रही थी वो सब ठप हो गया था। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, पर्दे के पीछे रूस की कोशिश। देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेरे बगल में आप देख रहे हो, रूस खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन उसकी कोशिश के बाद ही चीन ने भारत के 10 जवानों को छोड़ा था। याद कीजिए आप, जो खूनी झड़प हुई थी उसके बाद हमारे 10 जवानों को चीन ने वहाँ बंधक बना लिया था और 3 दिन बाद छोड़ा था। तो उसमें रूस की भूमिका थी, रूस के कहने पर ही छोड़ा था, वरना हालात और बिगड़ सकते थे। और इसके बाद ही 23 जून को RIC यानी रूस, इंडिया, चाइना, उसकी मीटिंग हुई थी RIC की, जिसमें तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया था। ओके, ऑनलाइन हिस्सा लिया था। देखिए, दरअसल 15 जून के बाद भारत ने ये साफ कर दिया था कि टेंशन कम करने के लिए चीन को भारतीय जवानों को छोड़ना चाहिए, वरना बातचीत नहीं हो पाएगी। और रूस ये चाहता था कि तीनों देशों के बीच जो होने वाली RIC की मीटिंग है वो पटरी से न उतरे। इसके बाद पर्दे के पीछे रहकर LAC के टेंशन को कम करने की रूस ने पूरी कोशिश की। हालांकि इंडिया और चाइना के टेंशन से रूस को फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि उसे 38,900 करोड़ रुपए के जो फाइटर जेट और डिफेंस इक्विपमेंट है उसे बेचने का मौका मिल गया इंडिया को। इंडिया एक बड़ा खरीदार बन के उभरा। ओके, अगला पॉइंट क्या है, एशिया में बड़ी संख्या में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती। देखिए, इंडिया चाइना टेंशन में रूस के इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए अमेरिका भी सक्रिय हो गया। अमेरिका को ये लगा कि कहीं इंडिया रूस के पाले में न चला जाए, जो कि अब तक अमेरिका के साथ था इंडिया। तो अमेरिका ने जर्मनी में जो वहाँ तैनात थी फ़ौज, यूरोप में तैनात थी फ़ौज, उसमें कटौती की और 25,000 से ज़्यादा सैनिकों को एशियाई इलाके में तैनात कर दिया। इसमें हिंद महासागर में एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, वहाँ पर सैनिकों की तैनाती कर दी, नेवी की तैनाती कर दी। इसके अलावा साउथ कोरिया में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड की तैनाती कर दी। थार्ड जो है एक बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको रूस के जो S-400 है उसके बाद बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है S-400, उसके बाद है अमेरिका का थार्ड। तो इससे चीन जो है परेशान हुआ, उसने बयान जारी करके इसकी प्रतिक्रिया भी दी। और इतना ही नहीं हुआ, अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े को प्रशांत महासागर में येलो सी के पास तैनात कर दिया, जो चाइनीज टेरिटरी के पास ही है। और यही नहीं हुआ,
साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहाँ भेज दिया चाइनीज़ टेरिटरी के पास ही और युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। 4 जून और 5 जून को परमाणु बम ले जाने वाले सक्षम जो अमेरिका के B-52H बम वर्षक विमान है, इसके अलावा अमेरिका के 10 अदर जो फाइटर जेट हैं उसको भेज दिया चाइनीज़ इलाके में, और वहाँ पर उसने युद्धाभ्यास किया। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में उड़ान भरी और चीन जो है वो देखता रहा। चीनी नेवी ने इन फाइटर जेट्स को वापस जाने के लिए कहा, बार बार कहा, धमकी दी, लेकिन अमेरिका वहाँ पर अपने मिलिट्री एक्सरसाइज को जारी रखा और इससे भी चीन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि टर्निंग पॉइंट बना पूरे मुद्दे के लिए, इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मीटिंग। इसमें अजित डोभाल की भूमिका रही। देखिए 5 जून की रात को भारत की ओर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA और चीन की ओर से वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनके बीच में बहुत लंबी बातचीत हुई फ़ोन पर और बताया जाता है कि इसमें डोभाल ने सख्ती से बात की। ओके, और नतीजा ये था कि चीन जो है वो शांति के लिए तैयार हो गया और सेना पीछे हटने का काम उसने शुरू कर दिया। गलवान घाटी, पेंगोंग त्से लेक और हॉट स्प्रिंग गोगरा से चीन ने अपनी सेना पीछे की है, जैसा कि न्यूज़ रिपोर्ट है द हिंदू में और दूसरे तमाम न्यूज़पेपर्स में। ओके, और चीन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो अपनी सेना पीछे हटा रहा है ताकि शांति कायम हो सके। देखिए इससे पहले भी कुछ साल पहले आपको ध्यान होगा डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, आर्मी स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में, तो उस समय भी कुछ महीने तक सेना आमने सामने थी और आखिरी में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टॉक के बाद ही चीन जो है वो पीछे हटा था। तो अब सवाल उठता है कि इस बातचीत का नतीजा क्या निकला, क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या मुद्दे निकले। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजित डोभाल और वांग यी के बीच में बातचीत हुई और तय ये हुआ है कि गलवान घाटी में चीन सेना पीछे हटेगी, जो कि हटी। इसके बाद UAV यानी ड्रोन के जरिए इंडिया ये देखेगा कि चीनी फ़ौज पीछे हटी है या नहीं, और इसके बाद इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी मौके का जायज़ा लेने जाएगी। जवान वहाँ पर विजिट करके कंफर्म करेंगे कि चीनी फ़ौज पीछे हट चुकी है या अभी भी छुपी बैठी है, जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार धोखा हुआ था, तो उसको देखा जाएगा। ओके, एक और बात, द हिंदू ने ये लिखा है कि बातचीत में ये भी तय हुआ कि गलवान घाटी को बफर जोन बनाया जाए। बफर जोन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, सेना नहीं रहेगी, हाँ दोनों तरफ की फ़ौज पेट्रोलिंग करेगी लेकिन वापस लौट जाएगी। अब अगला सवाल कि डेप्सांग प्लेन्स का क्या हुआ, डेप्सांग मैदान जहाँ पर चाइनीज़ फ़ौज जो है आ गई थी, तो वहाँ भी चीनी फ़ौज जो है पीछे हटेगी, ये भी बात तय हो गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि LAC पर जो भी टेंशन था उसके बारे में एक एक मुद्दा A to Z आप समझ गए होंगे पूरी बात। देखिए ये इतिहास बनने जा रहा है और इतने डिटेल में जो मुद्दा मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके समझने के लिए, और अगर आप कहीं डिस्कशन कर रहे हो तो ये सब आप बता सकते हैं, ये सब पूरे तथ्य को बोल सकते हैं। ओके, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना और तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो सबको बताना, एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना हुआ है। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि करंट अफेयर्स है। ओके।